इस कहानी के सारे तथ्य शौराण बावनी का हैरतअंगेज इतिहास नामक बुक से लिए गए हैं। तो अब तक 3 पार्ट में हम देख चुके हैं कि लोहारू की जनता पे नवाब द्वारा किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के टैक्स लगा के उनका शोषण किया जाता था। फलस्वरूप 1931 में शौराण गोत्र के लोगों द्वारा नवाब के समानांतर एक सरकार का गठन किया जाता है और ये सरकार नवाब से किस प्रकार टकराव की स्थिति उत्पन्न कर देती है और 1935 में जो सिंघाणी का हत्याकांड हुआ उनमें इनका क्या रोल था, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। समय का पहिया घूम के 1931 में आ जाता है। लोहारू की जनता नवाब के अलग अलग प्रकार के लगान से परेशान हो रखी थी। इसी बीच सेना से सेवानिवृत्त कुछ फौजियों ने नवाब के समानांतर एक सरकार गठन करने के बारे में सोचा। राजस्थान के गांव दोबड़ा में जितने भी नवाब के विरोधी नंबरदार थे, जितने भी वोजिज व्यक्ति थे, उनको सबको इकट्ठा किया गया और एक समानांतर सरकार का गठन कर दिया जाता है। इस सरकार के गठन में मुख्य तौर पे दिलसुखराम शौराण गांव कासनी से प्रधानमंत्री मतलब लोहारू के राजा के रूप में उनकी नियुक्ति कर दी जाती है। उनके नीचे चौधरी उद्मीराम शौराण और उनके नीचे केहराराम शौराण गांव चहड़ कला से ये उनके मंत्री नियुक्त कर दिए जाते हैं। उसके अलावा जड्डू राम शौराण बड़दू धिरजा गांव से ये अधिकारी सेक्रेटरी नियुक्त कर दिए जाते हैं। सर्जेंट नौरंग राम शौराण गांव चहड़ कला से ये इस समानांतर सरकार के अधिकारी नियुक्त कर दिए जाते हैं। इस समानांतर सरकार का मुख्यालय जो था वो चहड़ कला गांव में बना दिया जाता है और उपकेंद्र के रूप में गांव मंढोली, सिंघाणी और बारवास को चुना जाता है। नवाब के साथ साथ समानांतर सरकार अपना काम शुरू करने वाली थी। नीचे नीचे ही बिना नवाब के कानों कान खबर हुए ये समानांतर सरकार हर गांव के किसानों तक पहुंचने लग गई थी। अपना काम स्टार्ट हो चुका था। नवाब के खिलाफ बगावत का बिगुल शुरू हो चुका था। नवाब की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। शुरू में तो समानांतर सरकार की गतिविधियां नवाब को नहीं पता चली, इसलिए नवाब मनमाने ढंग से टैक्स वसूल किया करता था। लेकिन धीरे धीरे ये जो मुक्ति आंदोलन था, जन आंदोलन और स्वाधीनता आंदोलन की शक्ल लेता गया। फलस्वरूप लोहारू की बावनी की जनता ने अब टैक्स नवाब को देना बंद कर दिया और अपना सारा टैक्स समानांतर सरकार जो दिलसुख राम जी शौराण के नेतृत्व में काम कर रही थी उसके खजाने में देने लगे। नवाब को इस बात का पता चलता है, अब नवाब बूढ़ा हो गया है, वो अपने पोते को इस गद्दी पे बिठा चुका है। नवाब को पता लग जाता है कि अब टकराव की स्थिति पैदा होने वाली है। फलस्वरूप गांव चहड़ में जुलाई 1935 में एक पंचायत को बुलाता है। पंचायत में वाद विवाद होता है और नवाब द्वारा ये ऑफर दिया जाता है कि कृषि टैक्स को और जगात मतलब ऊंट टैक्स को छोड़ के बाकी टैक्स में रियायत दी जाएगी या ख़त्म कर दिए जाएंगे। फलस्वरूप इस प्रस्ताव को जो समानांतर सरकार के जितने भी अधिकारीगण थे सभी ने एक साथ खारिज कर दिए जाते हैं, क्योंकि अब यह आंदोलन मांगों का नहीं था, अब यह आंदोलन स्वाधीनता का था, नवाब को उखाड़ फेंकने का था। बूढ़े नवाब द्वारा एक कोशिश और की जाती है। गांव बारवास में एक पंचायत जुलाई 1935 में ही बुलाई जाती है। यहाँ नवाब द्वारा कुछ अनाउंसमेंट की जाती हैं, टैक्स में रियायत दी जाती हैं। फलस्वरूप खान टैक्स 2.5 रुपये से 1.25 रुपये कर दिया जाता है। ऊँट टैक्स 2.5 रुपये से 1.25 रुपये कर दिया जाता है। भेड़ बकरी टैक्स ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन लोहारू की जनता अब कहाँ मानने वाली थी। लोहारू की जनता के सर के ऊपर स्वतंत्रता को लेकर जुनून सवार हो गया था। लोहारू नवाब की एक प्रस्ताव भी यहाँ पे नहीं माना गया। अब बूढ़े नवाब को लग गया था कि टकराव होके रहेगा। आखिर में सिंघाणी गांव में जुलाई 1935 में ही एक पंचायत और की जाती है, एक सुलह की कोशिश और की जाती है। लेकिन अब जो बगावत थी वो चहड़ से बारवास, बारवास से सिंघाणी, सिंघाणी से मंढोली, मंढोली से चहड़, सारे आसपास के गांव में फैल चुकी थी। नवाब की कोई बात नहीं चलने वाली थी। धीरे धीरे टकराव की स्थिति उत्पन्न होने वाली थी और टकराव होने ही वाला था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली से ब्रिटिश रेजिडेंट लोहारू दौरे पे आते हैं। फलस्वरूप लोहारू में 15 जुलाई 1935 को नवाब अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग करता है। नवाब बड़े गुस्से में है, जनता उसकी बातों को, उसके जो फरमान थे उनको नहीं मान रही थी। बदले में नवाब ने दिल्ली से कुछ
गोरखों की फ़ौज मंगवाई और एक फ़ौज का टुकड़ा चहड़ गांव में लगान वसूली के लिए भेज दिया जाता है। अब टकराव होने ही वाला था। नवाब के सिपाही, गोरखों की फ़ौज चहड़ गांव में टैक्स वसूली के लिए पहुंच जाती है। कुछ घरों में टैक्स वसूल किया जाता है, कुछ घर मना कर देते हैं। आपस में छोटी मोटी झड़प होती है। गांव में पता लग जाता है नवाब की फ़ौज आ चुकी है। पूरा गांव बगावत पे था। आसपास में लड़ाई होनी स्टार्ट हो जाती है। चहड़ गांव में टैक्स वसूल करनी गई टीम अगले दिन वापस आके नवाब को रिपोर्ट देती है कि उम्मीद के मुताबिक टैक्स की वसूली नहीं हुई। बदले में अब नवाब और भी गुस्से में। अब तारीख आ जाती है 1 अगस्त 1935। नवाब पूरे लोहारू में मार्शल लगा देता है। मार्शल का मतलब आप समझिए धारा 144 जैसा ही था। कोई भी आदमी सरकार की बगावत करे, पकड़ो और सीधे जेल में ठूंस दो। टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रखी थी। धीरे धीरे गांव चहड़ कला में टकराव होने लग गया था। अब तारीख आती है 4 अगस्त से 6 अगस्त। इसी बीच गांव चहड़ में लगभग 1500 किसान हाथ में लाठियां ले और जेली लिए हुए इकट्ठा हो जाते हैं। इसी बीच नवाब अपने गोरखों की टुकड़ी के साथ और लाहौर से आए अधिकारी के साथ चहड़ गांव में पहुंचता है। चहड़ गांव में बातचीत से हल निकालने की कोशिश की जाती है। नवाब को उसके अनुरूप जवाब नहीं मिला। नवाब ने अपने गोरखों की फ़ौज को लाठी चार्ज करने का हुक्म दे दिया जाता है। पूरे गांव पे लाठी चार्ज किया जाता है। लूट खसोट की जाती है। शाम तक हुई लूट खसोट में कुछ घायल लोग हो जाते हैं और जो समानांतर सरकार के प्रतिनिधि थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी बीच रिपोर्ट ये बताती है कि नवाब द्वारा इस लाठीचार्ज के बाद जो लूट खसोट हुई उसके अंदर 3 मन चांदी और 5 सेर सोना लूटा गया। समानांतर सरकार के सेक्रेटरी झंडू राम ने इसकी एक रिपोर्ट बनाई ताकि अंग्रेज़ी सरकार के जो कोर्ट थे उनमें नवाब के खिलाफ लूट का मुकदमा चलाया जाए। जब नवाब को इस बात का पता लगा कि खुफिया तौर से सेक्रेटरी ने एक लिस्ट बना ली है, नवाब ने हुक्म देकर झंडू राम शिवराण को गिरफ्तार करवा लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। इसके बाद यह खबर आग की तरह आसपास के गांव में फैल चुकी थी। चहड़ गांव में टैक्स वसूली चल रही थी। इसी बीच 8 तारीख को गांव सिंघाणी में महापंचायत का आयोजन कर दिया जाता है। अब सब लोग एकत्रित हो चुके थे। सभी लोगों के शरीर में जोश, नवाब के खिलाफ बगावत, आंखों में गुस्सा, हाथ में लाठी लिए सब लोग 8 तारीख को गांव सिंघाणी में पहुंच जाते हैं। पंचायत सुबह से चल रही थी और इधर चहड़ गांव में टैक्स वसूली करने गई जो गोरखों की फौज थी वो पैदल रास्ते से सिंघाणी की तरफ कूच कर देती है। इस प्रकार नवाब ने लोहारू से भी कुछ गोरखों की फौज सिंघाणी की तरफ कूच कर देते हैं। अब टकराव बहुत बड़ा होने वाला था, रोंगटे खड़े करने वाला था। एक तरफ थे लोहारू बावनी के निहत्थे किसान, दूसरी तरफ थे लोहारू नवाब के बंदूकधारी साथ में जवान। ये खूनी संघर्ष चला। 8 अगस्त 1935 को पूरे दिन इस खूनी संघर्ष के बीच में टोटल 22 लोग शहीद हो जाते हैं। दरअसल इन शहीद होने वालों में मुख्य तौर पे गिगनाऊ, सिंघाणी और गोठरा के लोग थे। इसीलिए हर साल 8 अगस्त को ग्राम पंचायत सिंघाणी द्वारा शहीदों की याद में एक मेला लगाया जाता है। कुछ खेलों का आयोजन भी करवाया जाता है। वो इन्हीं 22 शहीदों की याद में वो पूरा का पूरा प्रोग्राम किया जाता है। सभी 22 शहीदों के परिवार के, उनके जो परिवार के लोग हैं उनको सम्मानित किया जाता है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही एक निशान होगा। तो इस प्रकार से पूरा सिंघाणी हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इस खूनी संघर्ष को अंजाम दिया गया। सिंघाणी हत्याकांड के बाद में नवाब का खौफ इतना ज़्यादा था कि यहाँ के लोग लगभग 15 से 20 दिन तक आसपास की बनी में झाड़ियों में छिपते रहे, घर नहीं आए। लेकिन इस घटना के बाद में नवाब बैकफुट पे था। आसपास के लोग, आसपास के राजाओं में, आसपास की प्रजा में उसकी घोर निंदा हो रही थी। 15-20 दिन के बाद वापस ज़िंदगी पटरी पे आती है। उसके बाद सर छोटू राम सिंघाणी दौरा करते हैं और किस प्रकार से लोगों को अपने फेवर में लेके नवाब के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।